प्रभात प्यारे छात्रों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा क्या होती है। इससे पहले पढ़ाऊंगी कि बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देता है या बढ़ावा देना होता है। एक विशिष्ट स्थान के जनसांख्यिकी बनावट पर यह लागू होती है। एक समान रिश्तों में कई संस्कृतियों को सह अस्तित्व में लाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका बहुसंस्कृतिवाद कहलाता है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा क्या होती है? आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद का आशय संस्कृतियों के विविध स्वरूपों के तुलनात्मक अध्ययन से है, जिनमें प्रत्येक संस्कृति के गुण दोषों की समीक्षा तथा सांस्कृतिक एकता व समग्रता के तथ्यों की खोज की जाती है। प्रोफेसर एस के दुबे कहते हैं कि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक परंपराओं एवं गतिविधियों के संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया है, जिनमें व्यक्ति एवं समाज के सभी पक्षों की समीक्षा समसामयिक एक आधुनिक एवं उपयोगिता के संदर्भ में की जाती है तथा एक समग्रता के दृष्टिकोण का विकास किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद का आशय संस्कृतियों के विविध स्वरूपों में तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे भारतीय संस्कृति में विविध धर्मों का प्रचलन देखा जाता है, परंतु ईश्वर एक है, उसे अल्लाह, राम, ईसा मसीह आदि के रूप में देखा जाता है। इस आधार पर भारत में बहुसंस्कृतिवाद का श्रेष्ठ स्वरूप पाया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था विविध प्रकार की सामाजिक परंपराओं, सामाजिक व्यवहार, अर्जित योग्यता एवं सामाजिक विरासत आदि में पाई जाती है। संस्कृतिवाद में अच्छी एवं उपयोगी परंपराओं को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रभावित किया जाता है। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताएं क्या हैं? तो सर्वप्रथम इसमें हम पढ़ेंगे संश्लेषण की प्रक्रिया। संश्लेषण की प्रक्रिया आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में विविध तथ्यों के व्यापक स्वरूप को संश्लेषित करके सार तत्व प्रदान किया जाता है। जैसे शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विविध प्रकार के अधिगम गतिविधियों को विश्लेषित स्वरूप देखा जाता है। समीक्षात्मक आधार पर इसको बाल केंद्रित अधिगम गतिविधियों का रूप प्रदान किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक संस्कृति के विविध स्वरूपों को संश्लेषित करके एकीकृत रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। आगे आता है विश्लेषण की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में विविध प्रकार की सांस्कृतिक परंपराओं का विश्लेषण वैज्ञानिक एवं विकास के संदर्भ में किया जाता है। भारतीय संस्कृति में गंगा एवं यमुना आदि नदियों को माँ का रूप माना जाता है। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण जल प्रदूषण को रोकना होता है, क्योंकि इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति नदियों को गंदा नहीं करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक संस्कृति की अच्छाइयों, नियमों एवं परंपराओं का सार्थक विश्लेषण किया जाता है। गुण दोष विभाजन की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में सभी प्रकार की संस्कृतियों में पाए जाने वाले गुण दोषों का विभाजन किया जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति एवं वर्तमान समय में दहेज प्रथा का स्वरूप पूर्णतः घृणित माना जाता है। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में विवाह बंधन की पवित्रता को अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार के गुण दोष शिक्षण संस्कृति एवं विद्यालय संस्कृति में पाए जाते हैं। इन सभी की समीक्षात्मक अध्ययन करके एक निश्चित सहमति प्रदान की जाती है। एकता की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद का संबंध विविधता में एकता की भावनाओं का समावेश होता है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समावेश होता है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। कुछ विद्यालयों में गणवेश में टाई पहनने का प्रावधान है, तो कुछ विद्यालयों में टाई का प्रावधान नहीं है। फिर भी दोनों प्रकार के विद्यालयों में छात्रों तथा अभिभावकों में कोई मतभेद नहीं होता। आगे आता है सहसंबंध की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद में यह प्रदर्शित किया जाता है कि कोई भी संस्कृति पूर्ण रूप से पृथक नहीं है। उस संस्कृति में किसी न किसी रूप में अन्य संस्कृतियों का समावेश देखा जाता है। जैसे अमेरिका की संस्कृति में मानवाधिकार की भावना का विकास भारतीय संस्कृति के मूल तत्व मानवता एवं नैतिकता से सहसंबंध रखता है। इसी प्रकार सभी संस्कृतियाँ एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। इन सभी संबंधों का विश्लेषण एवं संश्लेषण बहुसंस्कृतिवाद में किया जाता है।
आगे आता है सांस्कृतिक ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया। बहुसंस्कृतिवाद की प्रक्रिया सामाजिक सुधार की प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे आलोचनात्मक समीक्षा में संस्कृति के दोषों को समाप्त किया जाता है तथा स्वस्थ परंपराओं का विकास किया जाता है। इन स्वस्थ परंपराओं के आधार पर समाज में विभिन्न गतिविधियां संपन्न होती हैं। इसी आधार पर समाज में विविध सुधार होते हैं, जैसे भारतीय समाज में दहेज प्रथाएं, लिंग भेद की समस्याओं का उन्मूलन धीरे धीरे होता जा रहा है। आगे आता है शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया। सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव शिक्षा पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। जैसे भारतीय संस्कृति में नैतिकता एवं मानवता के आधार पर विद्यालयों में छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा पृथक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही शिक्षक को विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान तथा वातानुकूलित विद्यालय का प्रचलन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को सूचित करता है। इस प्रकार शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित प्रक्रिया मानी जाती है। आगे आता है सांस्कृतिक सुधार की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद के माध्यम से प्रत्येक संस्कृति के गुण दोषों का निरूपण किया जाता है। इससे सभी संस्कृतियों की रूढ़िवादी परंपराएं बुराइयां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। सभी संस्कृतियों की स्वस्थ परंपराओं को एक दूसरे की संस्कृति में स्वीकार किया जाता है। जैसे अमेरिका व इंग्लैंड के व्यक्ति आध्यात्मिक संस्कृति को स्वीकार करते हुए वृंदावन में ईश्वर आराधना करते हैं। इसी प्रकार की स्थितियां सांस्कृतिक सुधार की ओर संकेत करती है। आगे है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति के सभी गुणों को पाश्चात्य संस्कृतियों में स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल्य सार्वभौमिक एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से संबंधित होते हैं। इसी क्रम में सभी संस्कृतियों की श्रेष्ठ परंपराओं को संपूर्ण विश्व में स्वीकार किया जाता है। मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी देश एकमत हैं। अतः धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की संस्कृति का समावेश संभव हो सकेगा, जो कि सार्वभौमिक एवं आदर्शवादी मूल्यों पर आधारित होगी। आगे आता है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया क्या है? आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद को विकास की प्रक्रिया के रूप में ही माना जाता है। इसे प्रत्येक संस्कृति की व्याख्या उसकी उपयोगिता एवं स्वस्थ परंपराओं के आधार पर की जाती है, जो कि सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे भारतीय संस्कृति में शैक्षिक अवसरों की समानता एवं सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता को शैक्षिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार व्यवस्था को विश्व के विकसित देशों में भी देखी जाती है। इससे शैक्षिक विकास का श्रेष्ठ स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, जो कि विकास की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर बढ़ाता है। सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें समय समय पर सकारात्मक परिवर्तन करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे वैदिककालीन संस्कृति धर्म आदर्श एवं अध्यात्म पर आधारित था। इसमें परिवर्तन किया गया तथा भौतिकवादी संस्कृति एवं तथ्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में भौतिकवादी संस्कृति से समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो पुनः व्यक्ति को आदर्शवादी व्यवस्थाओं का स्मरण होने लगा है। इस प्रकार आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद सदैव सकारात्मक, उपयोगी, समसामयिक एवं आधुनिक व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यालय अभ्यास में अधिगम मूलक अवधारणा के विश्लेषण के आधार के रूप में आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की भूमिका। बहुसंस्कृतिवाद की प्रमुख भूमिका शैक्षिक सुधारों से संबंधित होती है। अधिगम संबंधी विविध अवधारणाओं पर बहुसंस्कृतिवाद का व्यापक प्रभाव पड़ता है। छात्रों के द्वारा सीखने की गतिविधियों को संपन्न करने की प्रक्रिया भी संस्कृति द्वारा प्रभावित होती है। विद्यालय संस्कृति एवं विद्यालय जलवायु का निर्माण भी बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित होता है। विद्यालय में संपन्न होने वाली विविध अधिगम मूलक व्यवस्थाओं पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जैसे एक छात्र शिक्षक का अनुकरण करके सीखता है, क्योंकि शिक्षक को भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान प्राप्त है। वह गुरु के आदेश का पालन करते हुए अध्ययन की प्रक्रिया में रुचि दिखाता है। गुरु के द्वारा पृष्ठ पोषण प्रदान यानी फीडबैक प्रदान करने पर वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
पूर्ण मनोयोग से संलग्नता का परिचय देता है। इस प्रकार की अनेक संस्कृतियों से संबंधित मूल्य एवं परंपराएं अधिगम मूलक अवधारणाओं को प्रभावित करती हैं। आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद के आधार पर विविध अधिगम मूलक अवधारणाओं की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट की जा सकती है। प्रथम है अधिगम वातावरण एवं बहुसंस्कृतिवाद। भारतीय संस्कृति में विद्यालय की स्थापना शांत एवं एकांत स्थान के लिए किए जाने का प्रावधान है, यानी कि जो विद्यालय है वह एकांत तथा शांत तथा प्रकृति के वातावरण में किया जाए, शोरगुल से दूर, उद्योग धंधों से दूर। प्राचीन काल में सभी विद्यालय नगर एवं बस्तियों से दूर होते थे। पाश्चात्य संस्कृति में विद्यालय में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे विद्युत व्यवस्था, व्यायाम के उपकरण, खेल के उपकरण आदि। भारतीय विद्यालयों की वर्तमान दशा पर विचार किया जाए तो दोनों ही संस्कृतियों का प्रयोग अधिगम वातावरण के लिए किया जाता है। विद्यालय एवं कक्ष का वातावरण शांत होता है तथा विद्यालय में छात्रों की रुचि के अनुरूप भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। इससे छात्र कक्षा में सैद्धांतिक ज्ञान सीखता है तथा प्रायोगिक ज्ञान पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही सीखता है। इस प्रकार अधिगम वातावरण के निर्माण में बहुसंस्कृतिवाद द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। अधिगम गतिविधियाँ तथा बहुसंस्कृतिवाद। अधिगम संबंधी गतिविधियों का निर्धारण भी विविध संस्कृतियों के आधार पर ही किया जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में कहानी, कविता, खेल आदि गतिविधियों को बालकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता जाता है और किया जाता रहेगा। पाश्चात्य संस्कृति में बालक प्रयोग एवं प्रयोगशाला में रुचि प्रदर्शन करते हैं। अधिगम गतिविधियों के निर्धारण में इन दोनों संस्कृतियों का समन्वय किया जाता है। अधिगम गतिविधियों में खेल, कविता, गीत, कहानी आदि को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का निर्धारण भी भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का योग होता है। कुछ विद्यालयों में हॉकी का खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो कुछ विद्यालयों में क्रिकेट का प्रदर्शन किया जाता है। अधिगम कौशल एवं बहुसंस्कृतिवाद। अधिगम कौशलों में भी बहुसंस्कृतियों का योग देखा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षक का अनुकरण करके छात्र सीखने का कार्य करता है। छात्र स्वयं भी अपनी इच्छा के अनुरूप अधिगम गतिविधियों का सृजन करता है। पाश्चात्य संस्कृति में छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता था और दिया जाता है। वर्तमान विद्यालयों में भी छात्रों में दोनों प्रकार के अधिगम कौशलों को विकसित किया जाता है। छात्रों को प्रत्येक गतिविधि को स्वयं करने का अवसर दिए जाते हैं। छात्रों को प्रत्येक कार्य के लिए प्रेरित एवं उत्साहित किया जाता है। उसके साथ साथ छात्रों को समक्ष छोटी छोटी समस्याएं प्रस्तुत की जाती है, जिससे उनमें समाधान, अनुसंधान या खोज संबंधी कौशल विकसित किया जाता है। अधिगम क्षेत्र एवं बहुसंस्कृतिवाद। भारतीय संस्कृति में छात्रों का अधिगम क्षेत्र नैतिकता, मानवता, विश्व बंधुत्व एवं सहिष्णुता आदि से संबंधित होता है। प्रत्येक भारतीय अभिभावक अपने बालकों को इन क्षेत्रों से संबंधित तथ्यों का अधिगम कराना चाहता है। ठीक उसी प्रकार क्रम में पाश्चात्य संस्कृति में स्वहित की भावना एवं भौतिक विकास संबंधी तथ्यों को सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है। वर्तमान भारतीय विद्यालयों में इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है कि छात्रों के अधिगम क्षेत्र सभी प्रकार की संस्कृतियों से संबंधित होते हैं। विद्यालय में छात्रों को नैतिकता, मानवता, सार्वजनिक हित, स्वहित, भौतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास संबंधी अधिगम कराया जाता है, जिससे छात्र प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता को प्राप्त कर सकें। आगे है अधिगम उद्देश्य एवं बहुसंस्कृतिवाद। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण भी विविध प्रकार की संस्कृतियों पर ही आधारित होता है। भारतीय संस्कृति में अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित होता है। किसी भी छात्र को अधिगम कराते समय उसके व्यवहारगत परिवर्तन पर दृष्टिपात किया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में अधिगम का उद्देश्य स्वहित साधना है। दोनों प्रकार की संस्कृतियों के उद्देश्यों को विद्यालय व्यवस्था में क्रियान्वित किया जाता है। वर्तमान विद्यालय व्यवस्था में प्रत्येक बालक को अधिगम का प्रयोग स्वहित एवं सार्वजनिक हित दोनों में करना सिखाया जाता है। आगे है अधिगम सामग्री तथा बहुसंस्कृतिवाद।
भारतीय संस्कृति में छात्रों को अधिगम सामग्री के रूप में भारतीय संस्कृति से संबंधित तथ्यों एवं सिद्धांतों को सीखने के अवसर दिए जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में छात्रों को पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित तथ्यों को सीखने के अवसर दिए जाते हैं। इसी तरह से वर्तमान में भारतीय विद्यालयों में दोनों प्रकार की संस्कृतियों का समावेश देखा जाता है। पाठ्यक्रम में अधिगम सामग्री के रूप में अंग्रेजी कवियों, निबंधकारों एवं साहित्यकारों की रचनाओं को भी भारतीय कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं के समान ही उनको स्थान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार अधिगम सामग्री का स्वरूप विविध प्रकार की संस्कृतियों का योग माना जाता है। अधिगम व्यूह एवं बहुसंस्कृतिवाद। अधिगम व्यूह का संबंध भी बहुसंस्कृतिवाद से ही होता है। जैसे भारतीय संस्कृति में शिक्षक केंद्रित व्यूह रचनाओं का निर्माण अधिक उपयुक्त समझा जाता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में बाल केंद्रित अधिगम व्यूह रचनाओं का निर्माण अच्छा जाना जाता है। वर्तमान में विद्यालय व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाए तो शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होती है, जो कि बालकों के अनुरूप अधिगम गतिविधियाँ तैयार करता है तथा बालकों की सहायता प्रत्येक स्थिति में करता है। इस प्रकार दोनों ही संस्कृतियों का संयुक्त स्वरूप अधिगम व्यूह रचनाओं में देखा जाता है। अधिगम संस्कृति एवं बहुसंस्कृतिवाद। भारतीय संस्कृति में अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया जाता है। शिक्षक का कार्य व्यवहार जैसा होगा ठीक वैसे ही छात्रों का निर्माण करने में वह सफल होगा। इस आधार पर अधिगम व्यवस्था एवं अधिगम संस्कृति के लिए शिक्षक का आदर्श होना अनिवार्य है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में यह स्वीकार किया जाता है कि छात्रों को जो कुछ भी सीखने में रुचि हुए उसकी रुचि के अनुसार शिक्षक को अपने कार्य व्यवहार को निर्धारित करना चाहिए। अधिगम प्रभावशीलता एवं बहुसंस्कृतिवाद। अधिगम की प्रभावशीलता भी बहुसंस्कृतिवाद पर ही निर्भर करती है। एक विद्यालय में भारतीय संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है, जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, शास्त्रीय संगीत, पॉप संगीत आदि। दूसरे विद्यालय में भारतीय संस्कृति से संबंधित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। दूसरा विद्यालय केवल उन छात्रों को ही संतुष्ट कर पाएगा जो भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं, जबकि प्रथम विद्यालय भारतीय संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति में रुचि रखने वाले छात्रों को संतुष्ट कर पाएगा। इस प्रकार पहले विद्यालय में अधिगम प्रभावशीलता दूसरे विद्यालय की तुलना में अधिक होगी। अधिगम साधन एवं बहुसंस्कृतिवाद। अधिगम साधन भी सांस्कृतिक आधार पर भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में अधिगम के प्रमुख साधन के रूप में पुस्तक, चित्र, चार्ट एवं शिक्षक को स्वीकार किया गया है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में अधिगम साधन के रूप में इंटरनेट, कंप्यूटर, दूरदर्शन एवं अन्य शिक्षण यंत्रों को स्वीकार किया जाता है। वर्तमान समय में विद्यालय में अधिगम साधनों का स्वरूप पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति के सम्मिलित रूप में देखा जाता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न की जाती है। अधिगम सिद्धांत एवं बहुसंस्कृतिवाद। अधिगम सिद्धांतों का क्रियान्वयन बहुसंस्कृतिवाद के आधार पर ही प्रभावी रूप में स्वीकार किया जाता है। अधिगम के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विविध सिद्धांतों का क्रियान्वयन भारतीय विद्यालयों में होता है तथा भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधानों के निष्कर्ष का प्रयोग पाश्चात्य विद्यालय में होता है। इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था में उन अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है जो समसामयिक एवं आधुनिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। और बहुसंस्कृतिवाद को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में संस्कृति संबंधी तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे शिक्षित समाज की संस्कृति शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसमें शिक्षा के लिए धन को अधिक व्यय किया जाता है तथा अभिभावक बालकों के लिए अधिगम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित समाज में इसका विपरीत होता है। अधिगम को प्रभावित करने में संस्कृतियाँ भी एक दूसरे की सहायता करती है। जैसे पाश्चात्य संस्कृति में शिक्षा का स्तर उच्च है
तथा वहाँ पर अधिगम वातावरण का निर्माण विद्यालय परिवार में सरल तथा स्वाभाविक रूप से होता है। इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर भी पड़ता है। भारतीय समाज में भी अधिगम वातावरण का सृजन विद्यालय एवं परिवार दोनों में ही देखा जाता है। इस प्रकार संस्कृतियाँ एक दूसरे की अधिगम व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। आज इतना ही, जल्द ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।